अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शौकत हाजिर है एक नई टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर। ये वीडियो क्लास 9 फर्स्ट ईयर ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है और आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को बराए मेहरबानी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा सिलसिला चलता रहे। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। मेहरबानी। आपने मुशाहिदा किया होगा कि बाज़ ये लिक्विड बहुत तेज़ी से बहते हैं, बाज़ लिक्विड बहुत स्लो बहते हैं। आज हम कुदरत के इस अजीम फिनोमेना पर केमिस्ट्री की डिस्कवरी और फाइंडिंग पे बात करेंगे। इस मिसाल में गौर करें, एक बीकर में इंक और एक बीकर में शहद है। अगर आप बीकर में से शहद को गिराएं तो बहुत स्लो बहेगा, जबकि इंक बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो बहाव की रफ्तार यानी रेट ऑफ फ्लो लिक्विड की एक अहम प्रॉपर्टी है। अगर हम एक मार्बल के छल्ले यानी छोटे स्पेयर को मुख्तलिफ लिक्विड में नीचे गिरने दें तो हम देखेंगे कि मार्बल स्पेयर मुख्तलिफ लिक्विड में मुख्तलिफ रफ्तार से गिरते हैं। हर लिक्विड में मार्बल बॉल की रफ्तार मुख्तलिफ होगी। आइए हम एक तजुर्बे के जैसे ये लिक्विड के गाढ़ेपन का मुशाहिदा करते हैं, मुख्तलिफ लिक्विड के गाढ़ेपन का मुशाहिदा करते हैं। इसके लिए हमें 4 मुख्तलिफ लिक्विड, 4 मार्बल बॉल, 4 बोतल या मेजरिंग सिलेंडर और टाइम नोट करने के लिए एक घड़ी की ज़रूरत होगी। अगर हम ये मार्बल के बॉल को ये सिलेंडर या बोतल के ऊपर से छोड़ें और जिसमें लिक्विड मौजूद है, तो हम चारों लिक्विड में जो है ना एक ही टाइम पे चारों बॉल को एक ही टाइम पे हम उसके अंदर ड्रॉप करें तो हम देखेंगे कि उसके टॉप से बॉटम तक का जो डिस्टेंस है चारों लिक्विड में मुख्तलिफ होगा। डिस्टेंस एक सा होना चाहिए, डिस्टेंस हम एक सा रखेंगे क्योंकि बोतल में बस एक सा है, मेजरिंग सिलेंडर एक सा ही है, तो डिस्टेंस भी एक सा होगा, उसका लेवल भी, लिक्विड का लेवल भी एक रखें ताकि वो हम एक सा चारों मार्बल बॉल को एक सा डिस्टेंस तय करना पड़े। तो हम देखेंगे कि बाद में मार्बल बॉल बहुत तेज़ी से चला गया, बाद में उसने वक्त लगाया। तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो टाइम का ग्राफ 4 मुख्तलिफ होगा। यहाँ देखें कि हमारे पास जो है ना 4 मुख्तलिफ लिक्विड हैं, 4 बोटल्स हैं। इनके अंदर जो देखिए लेवल एक ही है, लेवल एक ही रखें ताकि डिस्टेंस को चारों जगह जो है मार्बल बॉल को एक सा डिस्टेंस तय करना पड़े और मार्बल बॉल भी एक जैसा हो। तो कंडीशन तकरीबन चारों को सेम देनी है। तो आप जब ये उसका टाइम नोट कर आप उसके बाद जो है जैसे आपने ड्रॉप किया तो टॉप के से बॉटम तक का जो मार्बल बॉल जो डिस्टेंस के जैसे बॉटल को टच करेगा उस वक्त जो स्टॉप आवाज आपने बंद कर देना। तो आप जो है ना सबका ये चारों का टाइम नोट करें तो आप देखेंगे कि 4 मुख्तलिफ ग्राफ आएगा, यानी टाइम की मकदार हर जगह मुख्तलिफ होगी। तो इससे जाहिर होता है कि गाढ़ापन ये हर लिक्विड का मुख्तलिफ होता है। अगर हम इन लिक्विडों को ज़मीन पर बहने के लिए छोड़ दें तो आप देखेंगे कुछ इनके बहाव भी मुख्तलिफ है, इनके यानी बहने की रफ्तार मुख्तलिफ है। बाद बहुत तेज़ी से बहते हैं, बाद बहुत स्लो बहते हैं। तो इस तरह से एक बात वाज़ह होगी कि बहाव के लिहाज से हर लिक्विड की प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होती है। अगर आप पानी और कोई गाढ़ी लिक्विड या कोई सिरप ले लें और इनको स्टेरर की मदद से इसमें चीनी को डिज़ोल्व करें तो आप मुशाहिदा करेंगे कि गाढ़े सिरप को हिलाना ज़रा कुछ मुश्किल है, जबकि पानी में बासानी मिक्स करना, पानी चीनी मिक्स भी हो रहा है और उसको पानी को हिलाना भी आसान है और आसानी से स्टेयरिंग हो रही पानी में, जबकि सोल्यूशन में, जबकि सिरप के अंदर ये चीज़ कुछ मुश्किल है। लिक्विड की विस्कोसिटी इसके बहाव के खिलाफ मज़ामत का पैमाना है। पानी, पेट्रोल और दीगर लिक्विड जो आज़ादाना बहते हैं इनमें कम विस्कोसिटी होती है। शरबत, लिक्विड, मोटर ऑयल और दीगर लिक्विड जो आज़ादा तौर पर नहीं बहते हैं इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी रखने वाला लिक्विड पिच है जिसे बेटाडीन, डायमंड या टार भी कहा जाता है। इसके बहाव की रफ्तार विस्कोसिटी के मुशाहदे के पैमाइश के लिए 1927 में ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया जो काफ़ी हद तक जारी रहा। इसका फैसला हुआ कि पिच की विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी रखने वाला लिक्विड में से एक है। सुपर फ्लूइड हेलियम की विस्कोसिटी 0 होती है। ज़रूरत से ज़्यादा रवानी के साथ कीमियाई तौर पे इनर्ट होते हैं और किसी चीज़ से कोई क्या तामल नहीं करते। सुपर फ्लूइडिटी का मुजाहरा एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब मुमकिन है, यानी बहुत कम दर्जा हयात होता है। मगर ये दरअसल विस्कोसिटी जो है वो लिक्विड के लेयरों के दरमियान रेजिस्टेंस की वजह से होता है। वो
ये लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी कम है, उनके जो लेयर है उनके दरमियान बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। वो बहने के दौरान वो एक दूसरे के लिए बहुत कम रेजिस्टेंस का मुजाहरा करते हैं, बहुत कम मज़ाहमत मुजाहरा करते हैं, इसलिए उनकी रवानी आसानी से मुमकिन है और वो बहुत तेज़ी से बहते हैं। लेकिन वो लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उनके लेयर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मज़ाहमत क्रिएट करते हैं, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मज़ाहमत पेश करते हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा मज़ाहमत होती है, ये रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इनकी मिसाल है पिच है, ग्लास है, सूप, ये पीनट बटर है इनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी बुलंद कि वो सॉलिड के तरह बर्ताव करते हैं। आम फहम ज़ुबान में विस्कोसिटी से मुराद फ्लूइड रेजिस्टेंस है। किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी जितनी बुलंद होगी, इतना ही इसमें गाढ़ापन और बहाव की मज़ाहमत ज़्यादा और बहाव की रफ्तार कम होगी। अब हम विस्कोसिटी के डिफिनीशन को फाइनलाइज करते हैं। लिक्विड की विस्कोसिटी इसके बहाव के खिलाफ मज़ाहमत की पैमाइश ही मालिक्यूल के लेयर के दरमियान बाहमी रगड़ की वजह से वजूद में आता है। बहाव फ्लूइड यानी लिक्विड और गैस की एक अहम खुसूसियत है, लेकिन मुख्तलिफ लिक्विड में बहाव की शरह मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर शहद पानी के मुकाबले में आहिस्ता बहता है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि शहद पानी के मुकाबले में ज़्यादा विस्कोस है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये विस्कोसिटी लिक्विड के बहाव की शरह का पैमाना है। लिक्विड की विस्कोसिटी गैस से ज़्यादा होती है क्योंकि लिक्विड के लेयर के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बुलंद विस्कोसिटी का सबब बनता है। हम इन अवामिल यानी फैक्टर का जिक्र करते हैं जिन पर विस्कोसिटी का इन्हिसार। ये अवामिल दर्ज झैल हैं। टेम्परेचर, बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ लिक्विड की वेलोसिटी कम होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी टेम्परेचर और विस्कोसिटी आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आता है शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल। स्पेरिकल शेप मालिक्यूल में लंबे साइज के मालिक्यूल के मुकाबले में कम विस्कोसिटी होती है। इसी तरह हम बात करेंगे साइज ऑफ मालिक्यूल की। बड़े साइज और वाले वजनी मालिक्यूल वाले लिक्विड छोटे साइज हल्के मालिक्यूल वाले लिक्विड के मुकाबले में बुलंद विस्कोसिटी का मुजाहरा करते हैं। यानी कि बड़े साइज के मालिक्यूल होंगे तो उनके दरमियान रेजिस्टेंस भी स्लो होगी और वो फ्लो भी स्लो करेंगे, तो उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और छोटे साइज के जो मालिक्यूल होंगे वो आसानी से फ्लो करेंगे, उनके दरमियान रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो छोटे साइज के मालिक्यूल वाले लिक्विड में विस्कोसिटी कम होगी। अच्छा, उसके अब आखिर में बात करते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अगर मालिक्यूल के दरमियान मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और विस्कोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम बात करेंगे विस्कोसिटी पर असर है दो आमिल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और टेम्परेचर पे। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मालिक्यूल एक दूसरे से बंधे होंगे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं मूव होने करने के लिए, तो वो एक दूसरे उनकी रवानी मुतासर होगी, वो तेज़ी से फ्लो नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को पकड़ा हुआ है, खींचा हुआ है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर टेम्परेचर में इजाफा होता है तो मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। जब काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा तो उनको वेलोसिटी में जाएगा, वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा तो मालिक्यूल अब पहले के मुकाबले में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी कम हो गया और उनकी वेलोसिटी भी बढ़ गई। तो अब मालिक्यूल ये जो उनको जो एक दूसरे की रुकावट थी, जो एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, जो कोशिश थी उस पर वो ओवरकम होकर के अब मालिक्यूल पहले मुकाबले में तेज़ी से बहेंगे और उनकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ता है। हम दो लिक्विड को लेते हैं, एक है मिथाइल अल्कोहल और दूसरा है डाई मिथाइल ईथर। एक ईथर है, दूसरा अल्कोहल है। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, मेथॉक्सी नेगेटिव होता है। जबकि डाई मिथाइल ईथर जो है वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर लिक्विड है। अच्छा, इसके हाइड्रोजन में जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है मिथाइल अल्कोहल में और मेथॉक्सी नेगेटिव होता है। इसलिए एक ये मिथाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन दूसरे मिथाइल अल्कोहल के मेथॉक्सी ग्रुप के साथ अटैच होगा। इस तरह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। ये है इस तरह से ये पोलरिटी होती है इसमें मिथाइल अल्कोहल में,
हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, मेथॉक्सी नेगेटिव होता है। तो एक का मेथॉक्सी, एक का हाइड्रोजन, एक दूसरे का हाइड्रोजन पहले के मेथॉक्सी के साथ अटैच होता है, इससे कंटिन्यू ये चैन आगे बढ़ता है और ये मालिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उनको फ्लो में मज़ाहमत आएगी। फ्लो में मज़ाहमत का नाम विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जबकि आप देखें डाईमिथाइल अल्कोहल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर लिक्विड है। इसके हालांकि मालिक्यूलर मास ज़्यादा है, लेकिन नॉन पोलर होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इनके दरमियान वन डेर वाल फोर्स या दूसरे लो इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा इनके मालिक्यूल में फोर्स कशिश बहुत कम है। जब कशिश कम होगी तो विस्कोसिटी कम होगा। एक और एग्जांपल देखें, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो गई। विस्कोसिटी कम हो गई यानी उसके फ्लो में इजाफा हो गया। पहले मिसाल में देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो नीचे ही नहीं गिर पा रहा, जितना ज़्यादा वो था गारा था। अब गारापन 40 डिग्री सेंटीग्रेड में गारापन कम हो, अब थोड़ा फ्लो शुरू हुआ। आप देखिए 100 में मुकम्मल फ्लो शुरू हो गया। तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा तो फ्लो बढ़ जाएगा। ये टेम्परेचर आने के साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी जो है मालिक्यूल को वेलोसिटी को बढ़ा देता है। अब ये दोनों चीज़ें, ये अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना और मालिक्यूल को वेलोसिटी का बढ़ना, दोनों जो है विस्कोसिटी को कम करने का सबब बनता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है कि इनके मालिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालिक्यूल के पेचीदा साख्त की वजह से मालिक्यूल की हरकत में काफ़ी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जो विस्कोसिटी की वैल्यू को बढ़ा देता है। अब हम कुछ कंपाउंड को देखते हैं और उनमें केमिकल बॉन्डिंग को देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्टेन की ये सबसे कम, ये इस चार्ट में सबसे कम विस्कोसिटी है, वो है 0.508। उसके बाद है पानी है तो पोलर पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, लेकिन इसके मालिक्यूल सीधे साधे होते हैं और इनके मालिक्यूल में बहुत ज़्यादा ये पेचीदा स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। इसलिए इसकी विस्कोसिटी भी कम है, ये है 0.890। उसके बाद है आपके ये एथेनॉल में के मालिक्यूलर मास भी ज़्यादा है और इसकी ये सब पोलरिटी मास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाया जाता है। और इसकी वैल्यू इसकी जो है विस्कोसिटी की वैल्यू है वो पानी से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है और इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है। उसके बाद है आप देखें तो ये मरकरी है। मरकरी एक मेटल है, आज मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। मेटेलिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए आप देखें तो इसमें विस्कोसिटी है 1.526 है। उसके बाद अगर आप आएँ तो हम देखते हैं इथाइल ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर काफ़ी पेचीदा होता है, बड़ा होता है और इसके अंदर जो है 2 OH है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। इसलिए और मालिक्यूलर मास भी इसका ज़्यादा है। तो इसमें इसकी जो है विस्कोसिटी है वो 16.1 है। उसके बाद हम आते हैं देखते हैं मोटर ऑयल और हनी का देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा हनी का है, क्योंकि हनी के मालिक्यूल बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स मालिक्यूल है, बहुत इसके बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। जब उसके मुकाबले में मोटर ऑयल के मालिक्यूल जो है उसका थोड़ा कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस चार्ट के अंदर हनी का है। इस ग्राफ के अंदर जो है एक ख़ास तरतीब से ये आपके विस्कोसिटी की वैल्यू दी गई है। सबसे कम ऑक्टेन का है, उसके बाद वाटर, उसका एथेनॉल, फिर मरकरी, फिर इथाइल ग्लाइकोल, फिर मोटर ऑयल, फिर हनी के मालिक्यूल जो बड़े भी होते हैं, पेचीदा भी होता है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो देखें कि इनका बहुत ज़्यादा है। हमने लोएस्ट वैल्यू पिछले वाले जो पिछले जो एक चार्ट था उससे हमने जो सबसे लोएस्ट वैल्यू लिए, वो भी देखें तो आपके काफ़ी ज़्यादा हनी का 2000 है
और पानी का जबकि ये 0.89 है, और ऑक्टेन का तो उससे भी कम है, 0.0508 है। तो हनी के मालिक्यूल बड़े भी होते हैं, कम्प्लेक्स भी होते हैं, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो जो है बहुत उनकी जो दूसरों के मुकाबले में एज कम्पेयर टू दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। इसमें दो क्वांटिटी हाइड्रोजन और विस्कोसिटी को टेम्परेचर ग्राफ ड्रा किया गया है। दोनों टेम्परेचर में इजाफे के साथ दोनों की मकदार कम होती है। अगर हम देखें तो डेंसिटी भी एक ग्रेजुअली कम हुआ है, और जबकि इसमें कर्व्स आया है, आपको विस्कोसिटी में कर्व्स आया है। दरअसल होता यह है कि टेम्परेचर इजाफे के साथ इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो दूर दूर चले जाते हैं। जब दूर जाते हैं यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं, यूनिट एरिया में मास कम हो जाता है, तो डेंसिटी कम हो जाता है। जब यूनिट एरिया में मास कम हो जाएगा और इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। ये विस्कोसिटी के अनुसार दो चीज़ों पे, मालिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे और उनके स्ट्रक्चर पे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो विस्कोसिटी कम होगी। इसी तरह सीधा साधा स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो उनमें रेजिस्टेंस कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो विस्कोसिटी भी कम होगी। लेकिन अगर पेचीदा स्ट्रक्चर है, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसमें हाइड्रोजन, उसके स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाया जाता है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और अगर ये मालिक्यूल सीधा साधा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का नहीं है, नॉन पोलर है, तो विस्कोसिटी कम होगी। इसी यही वजह है कि पोलर मालिक्यूल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और नॉन पोलर की कम होती है। विस्कोसिटी मेजर करने के लिए एक विस्कोमीटर इस्तेमाल दिखाया गया है। देखिए इसमें एरो का मेजर दिखाया गया, अपर और लोअर लेवल के दरमियान टाइम को मेजर करते हैं, और उसके बाद ये फार्मूला है कि रो टी, इसको इस्तेमाल करते हुए हम विस्कोसिटी मालूम कर लेते हैं। के भी कांस्टेंट होता है, ये विस्कोमीटर कांस्टेंट आता है। रो जो डेंसिटी है, जो भी लिक्विड इस्तेमाल करें उसकी डेंसिटी है। टी जो है टाइम आप यहाँ मेजर कर लेंगे और इस फार्मूला में लगाएं, आसानी से विस्कोसिटी आप मालूम कर लेंगे। विस्कोमीटर है, इसको यहाँ पे फिर दिखाया गया है। इसके अंदर छोटा ट्यूब है, इसके अंदर छोटे ट्यूब के अंदर जो दूसरे वाला सर्किल है, इसमें जो है हम इसके ऊपर पॉइंट और लोअर पॉइंट के दरमियान टाइम नोट करते हैं, ड्रॉप का टाइम नोट करते हैं, और उसको फॉर्मूला रख करके विस्कोसिटी मालूम कर लेते हैं। विस्कोसिटी दो तरह की होती है, एक डायनामिक विस्कोसिटी जिसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो के दौरान फ्लूइड के मालिक्यूल को जो इंटरनल रेजिस्टेंस पेश आता है, इसको डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। जबकि काइनेटिक विस्कोसिटी से सवाल है डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी के दरमियान पाया जाने वाला रेशो है। ये सिस्टम में ये विस्कोसिटी का यूनिट पाइज है। पाइज को इससे डिफाइन कर सकते हैं कि ये पर यूनिट एरिया वो टेंजेंशियल फोर्स है जो किसी दो लेयर के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला रखने के लिए वेलोसिटी को मेंटेन रखे। ये ऐसा सिस्टम में ये इस विस्कोसिटी को हम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल सेकंड भी कहते हैं, पास्कल ऐसा यूनिट में। अच्छा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन ये लिक्विड में। गैस में टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके मालिक्यूल का आपस में कोलिजन बढ़ जाता है। जब कोलिजन बढ़ जाता है तो उनके बहाव में कुछ मुज़ाहमत आना शुरू हो जाता है। हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे। विस्कोसिटी का आम इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। लुब्रिकेशन इसके आम मिसाल है। आइए हम इस पर बात करते हैं आगे। मशीनों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उनको इनमें रवानी रखने के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्री में आपके लुब्रिकेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हल्की मशीनों में रवानी और मशीन के लाइफ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए 3 आर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे घड़ियों वगैरह में है, तालों वगैरह में, छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट वगैरह में हम जो हल्की मशीन, ये कम गाड़ी, कम विस्कोसिटी रखने वाले ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। भारी मशीनों में गहरा तेल जैसे ग्रीस वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल विस्कोसिटी
विस्कोसिटी की एक अहम खुसूसियत है। ये मशीनों की लाइफ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लुब्रिकेशन मशीनों की लाइफ है। अगर लुब्रिकेशन को इस्तेमाल करने से मशीन की लाइफ बढ़ती है और उसमें रगड़ वगैरह पे हम काबू पा सकते हैं। लुब्रिकेशन मशीनों की जान है। इसके एफिशिएंसी होती है, इसमें रगड़ कम होता है, हीट एनर्जी कम होती है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। पाइप और टैंक वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। बिटुमिन को रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। सेवर लाइन और ये फ्लो सिस्टम को डिज़ाइन करते वक्त उसके अंदर से जो लिक्विड गुजरना है उसकी विस्कोसिटी को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। उसकी विस्कोसिटी का बहुत अहम रोल होता है सेवर सिस्टम में और फ्लो सिस्टम में। जो लिक्विड इसमें से निकल रहा है, जो इसमें बह रहा है, उसका बहुत अहम होता है। इसलिए सेवर लाइन और फ्लो सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए हम उसके अंदर से जो लिक्विड जाएगा उसकी विस्कोसिटी को बहुत अहम कंसिडर करते हैं और उसको ध्यान में रखे बगैर हम डिज़ाइन करेंगे तो ये डिज़ाइन गलत होगा, डिज़ाइन में मिस्टेक आएगा। ऑयल और गैस की ड्रिलिंग में विस्कोसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। भारी मशीनों और ऑटोमोबाइल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी ये विस्कोस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह बेशुमार इंडस्ट्री में लुब्रिकेशन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेशन का ताल्लुक बहरहाल विस्कोसिटी के साथ है। ये अब हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं। इसको वेपर प्रेशर को डिफाइन हम इस तरह करते हैं। द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स लिक्विड स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का बुखारात में तब्दील होने के रुझान की पैमाइश है। ये टेम्परेचर में इजाफे के साथ बढ़ता है और इस टेम्परेचर जिस पर लिक्विड की सतह वेपर प्रेशर आगे नवा यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, इसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड की खुशियत है कि लिक्विड में टेम्परेचर के इजाफे के साथ साथ वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके वेपर जो है लिक्विड की सतह पे जमा होते रहते हैं। जमा होने के बाद उस पर एक प्रेशर डालते हैं और ये प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे एक क्लोज बोतल पे गौर करें। इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफे के साथ इसमें वेपर बनेंगे। वेपर जो बनेगा तो वो ऊपर ये इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर डालेगा, लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर डालेगा और इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। एक बंद बोतल की बुखारात पर गौर करें। शुरू में लिक्विड की सतह के ऊपर वेपर कुछ कम होते हैं यानी अनसैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं। हैप्पीजार्ट मोशन के दौरान वेपर के मालिक्यूल बर्तन की दीवार से टकराते हैं और जब ये लिक्विड के ऊपर की सतह भर जाती है तो ये मालिक्यूल दोबारा लिक्विड की सतह से टकराते हैं और कंडेंस होकर दोबारा बंद बर्तन के लिक्विड को रिज्वाइन कर लेते हैं। ये दोनों अमल बैक वक्त ऑपोजिट होता है यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑफ वेपर सेम टाइम होता है, कंटिन्यू। ये दोनों अमल एक बैक वक्त होते रहते हैं। जब हम किसी भी लिक्विड को हीट फ्राहम करते हैं तो ये हमारे फ्राहम करता हीट उस लिक्विड के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में इजाफे का सबब बनता है। और ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि टॉप मोस्ट लेयर पे जो मालिक्यूल होते हैं वो स्केपिंग एनर्जी हासिल करके स्केप कर जाते हैं और वो यानी वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं तो ये वेपर की रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ता रहता है। रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ता रहता है और एक वक्त आता है कि वो सेचुरेट रहते हैं। इसकी मकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, सेचुरेटेड हो जाती है। इस वक्त जो दबाव डालते हैं उसको इवेपोरेट करते हैं। और इसके एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरदनवा के प्रेशर के बराबर हो जाता है। जो इस वक्त जो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर बराबर हो जाए तो वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट करता है। इस मौके पे जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते वो लिक्विड के टेम्परेचर में इजाफे का सबब नहीं बनता, बल्कि वो मालिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करता है और मालिक्यूल स्केपिंग एनर्जी हासिल करके लिक्विड के दूसरे मालिक्यूल से बॉन्डिंग तोड़ करके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्केप कर जाते हैं। और टेम्परेचर के साथ साथ ये वेपर की तादाद में इजाफा होता रहता है। बॉइलिंग पॉइंट जो वेपर प्रेशर बढ़ हो जाता है उसमें प्रेशर के हम वेपर प्रेशर के बेशुमार एग्जांपल आम ज़िंदगी में देखते हैं। जब हम देखते हैं ग्लिसरीन जो है अगर
760 टोट पे ये बॉयल किया जाए तो वो डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन रिड्यूस टेम्परेचर यानी 50 टोट पे अगर इसको बॉयल किया जाए तो किया जाए तो 210 सेंटीग्रेड पे ये इजीली डिस्टिल हो जाता है बगैर किसी डिकम्पोजिशन के। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा और ही कर लें। देखिए, आम हालत में वेपरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक वक्त होते हैं, यानी कि लिक्विड और गैस का अमल दोनों साथ साथ होता है। यानी कि जो ये वेपर के जो लिक्विड जाता है वो तो सैचुरेशन वगैरह कंडेंसेशन भी होते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। अब वो ये आपके मालिक्यूल स्केपिंग एनर्जी हासिल करके लिक्विड से इससे स्केप कर रहे होते हैं। अब दो चीज़ें देखिए, प्रेशर अगर वेपर प्रेशर कम होता है जैसे माउंटेन वगैरह पे तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचता ही नहीं है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचता है तो वो चीज़ें अच्छी तरह पक नहीं पाती। जैसे माउंट एवरेस्ट में जो है वेपर प्रेशर आ जाता है 240 मरकरी के, और ये बॉइलिंग पॉइंट 71 पे आ जाता है, और ज़्यादा इस टेम्परेचर पे खाना नहीं पक पाता है। लेकिन अब प्रेशर कुकर का मिसाल ले लें, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट 120 और अबव हो जाता है। जब इतने हाई टेम्परेचर पे खाना पकता है, नहीं बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ जाता है तो खाना अच्छी तरह पक जाता है और वो जायकादार अच्छी और क्विकली पक जाता है और अच्छी तरह गल जाता है।